ठीक है, इस मेथड में बनाएंगे। न्यूक्लियस पढ़ रहे थे हम लोग और हमने बाइंडिंग एनर्जी आपको बतानी थी। बाइंडिंग एनर्जी, तो हमने कहा था कि बाइंडिंग एनर्जी जो होता है ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जब न्यूक्लियॉन्स आपस में मर्ज करके या न्यूक्लियॉन्स कंबाइन करके न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से दी जाए वो क्या हो सकती है, उसको भी बाइंडिंग एनर्जी ही बोल सकते हैं। अमाउंट में दोनों बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। या तीसरा, न्यूक्लियॉन्स बनते समय जो मास में डिफेक्ट आता है, हमने आपको बताया कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मास जोड़ा जाए और जो न्यूक्लियस का ओरिजिनल मास है उसको जोड़ा जाए, तो दोनों के मास में क्या होता है, अंतर होता है। उसी को क्या बोलते हैं, एक टर्म बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो वो भी क्या होता है, उस मास को अगर एनर्जी में हम कन्वर्ट करें तो वो भी किसके इक्वल होता है, बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होता है। तो पहले तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज during the formation of nucleus by its nucleons, या इसी चीज को हम क्या और लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड में वही बात होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू break the nucleus in its break the nucleus into its nucleons या दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर क्या करते हैं, इसी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो जो मास डिफेक्ट होता है अगर वो, या अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट, इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट। अब यहां से हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, डेल्टा एल। ठीक, अगर मास डिफेक्ट की बात करते हैं
तो जैसे अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करते तो मास ऑफ न्यूक्लियस को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन को स्मॉल m इंटू पी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मास ऑफ न्यूट्रॉन को mn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नीचे वाला ये प्लॉट हो गया, करिए जल्दी। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा mn से। तो अगर यहां से हम देखते कि इसके अकॉर्डिंग मास ऑफ न्यूक्लियस होना कितना चाहिए, तो मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स अगर देखें ऑल न्यूक्लियॉन्स, तो ये हो जाएगा आपका Z के बराबर प्रोटॉन होते हैं, तो Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे, प्लस में A माइनस जेड इसके बराबर न्यूट्रॉन होते हैं, तो इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख देंगे ये। लेकिन जो मास ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस होता है वो इतना नहीं होता है, इससे थोड़ा कम होता है, क्योंकि जब न्यूक्लियस बन रहा होता है कुछ न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो जाती है। मास ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस वो कैपिटल M इंटू एन है। तो यहां से जो मास डिफेक्ट होगा, जो मास में गड़बड़ी आती है, वो ये होती है कि एक्चुअल ये जो न्यूक्लियॉन्स का मास है इसको हम एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस से घटाते हैं, तो इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा Z इंटू एम पी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस जेड इंटू एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट डेल्टा एम कहते हैं। ये हो जाएगा आपका जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस कैपिटल एम एन। ये तो ये मास डिफेक्ट हुआ। और अगर हम आपको बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं तो इसी मास इफेक्ट को C से मल्टीप्लाई कर C स्क्वायर से, तो वो अमाउंट भी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल होगा। नोट कर लीजिए इसको। तो मास डिफेक्ट जो होगा ये डेल्टा एम, अगर हम क्या करते हैं इस मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी लेते हैं तो वो भी बाइंडिंग एनर्जी के अमाउंट के इक्वल होती है, और वही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी न्यूक्लियस को उनके न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट करने के लिए। तो अगर ये डेल्टा एम मास डिफेक्ट है, इस मास डिफेक्ट को अगर हम क्या करते हैं, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू निकालना है तो ई बाइंडिंग एनर्जी जो होगी यही डेल्टा एम
अगर किलोग्राम में और c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा और यही बाइंडिंग एनर्जी होगी जूल में। और अगर आपको यही मास यूनिट में दिया हो, एटॉमिक मास यूनिट में, तो 931 से 931 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगी। वो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, किसके इक्वल होगी, बाइंडिंग एनर्जी है। क्लियर, ठीक है, तो इसको नोट करिए। तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा mc स्क्वायर, या अगर हमको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कैलकुलेट करना है तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बाइंडिंग हो जाएगी डेल्टा m इन यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट इनटू में 931 से मल्टीप्लाई करना है तो ये एनर्जी आ जाएगी आपकी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल में निकालना है तो उसको केजी में रख के c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, अदरवाइज इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 931 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये डेल्टा m और c स्क्वायर, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यही एनर्जी अगर मिल जाए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियस in its constituent nucleons, उनके न्यूक्लियॉन्स में सेपरेट करने के लिए यही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी तो इंपॉर्टेंट है ही है कि हमको ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतना ज्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। एक टर्म आता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इतना है तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, और अगर न्यूक्लियॉन्स का नंबर कम है फिर भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब कम न्यूक्लियॉन्स को फ्यूज होने के लिए ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई थी, और अगर उतने ही ज्यादा अमाउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स को फ्यूज करने के लिए कम एनर्जी निकलती है। तो इससे पता यह पड़ता है कि जिससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है तो उसको आइसोलेट करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आपको एक बात समझाते हैं, मान लेते हैं कि 10 न्यूक्लियॉन्स हैं टोटल, 10 न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलाकर के, और ये 10 अलग अलग थे, और जब ये फ्यूज हुए हैं तो 10 न्यूक्लियॉन्स फ्यूज होकर कुछ एनर्जी रिलीज किए हुए हैं, वो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, और कोई दूसरा न्यूक्लियस है इतनी एनर्जी रिलीज करता है जब 15 न्यूक्लियॉन्स फ्यूज होते हैं। तो इसका मतलब कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला या ये वाला। तो आप देखेंगे कि 10 न्यूक्लियॉन्स को आइसोलेट करने के लिए हमको बाद में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी जितना कि क्या करनी पड़ेगी, 15 न्यूक्लियॉन्स को आइसोलेट करने के लिए देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर हम ये देखते हैं कि पर न्यूक्लियॉन किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होता है। तो रादर देन द बाइंडिंग एनर्जी, अनदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो टर्म होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम अब जो टर्म यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, E upon A. A is the mass number or total number of the nucleons. तो एक दूसरा टर्म जो हम यूज करने चल रहे हैं ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस की क्या है, इससे उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। और यही रीजन है कि बहुत भारी न्यूक्लियस भी बहुत स्टेबल नहीं होता और बहुत हल्का न्यूक्लियस भी स्टेबल नहीं होता। स्टेबिलिटी जो होती है वो मॉडरेट न्यूक्लियस की होती है,
तो जो नया टर्म है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर E को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं अपॉन A, तो E बाइंडिंग बाई A, यही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, ये किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बताता है। मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, मोर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है, मोर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस, more will be the more the binding energy per nucleons, more will be the stability of nucleus। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, उतना ज्यादा न्यूक्लियस की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। हमने ये कहा था आपको कि जैसे टोटल मास नंबर A है, तो उस पे बाइंडिंग एनर्जी अगर डेल्टा E है या EB है, तो यूनिट पे जो बाइंडिंग एनर्जी होगी यूनिट न्यूक्लियंस के लिए, पर न्यूक्लियंस के लिए, वही ये होगी। इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होती है। आपके बुक में ग्राफ बना हुआ है, उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ उनके एटॉमिक नंबर के साथ बनाया गया है, और उनके एटॉमिक नंबर के साथ बनाकर के ये दिखाया गया है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस किसकी ज्यादा और कौन स्टेबल न्यूक्लियस है, किस एटम का न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया, तो एक ग्राफ बनाते हैं डेटा के साथ। वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मास नंबर के बीच में वो ग्राफ खींचा गया है। अगर इधर हम क्या करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेते हैं और इधर मास नंबर लेते हैं, तो इधर आपका मास नंबर दिख रहा है ए है, और इस साइड में क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। इसको हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं। ठीक है, ये यहां से यहां तक इसको 50 मास नंबर, फिर ये 100 मास नंबर कर देते हैं, 150 कर देते हैं, 200 कर देते हैं, और यहां पर 250 कर देते हैं। ये इनका मास नंबर हो गया। और फिर इधर हम 0 से 10 तक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी की वैल्यू दिखा देते हैं। इसको हमने 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा करते हैं। इनके थोड़ा और छोटी मार्किंग बनाएंगे, 10 के बराबर करते हैं। 1, 2, 3,
9 एंड 10। ठीक है, तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है। या सारी मार्किंग ना दिखा करके अगर हम अल्टरनेट भी बना दें तब भी काम चल जाएगा। 2 8 ऐसे, 2 4 6 8 10 ऐसे कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, बड़ा थोड़ा दिखेगा स्ट्रक्चर। न्यूक्लियॉन्स ये हो जाएगा 2 4 6 8 और यहां पर हम 10। ये दिख रहा है। चलिए, तो ये लाइन को हम इस तरीके से ड्रा करते हैं। ऐसा, और इनके बीच में डबल लाइन बनाते हैं। आप थोड़ा फिगर को सिमेट्रिकल बनाएंगे तो बेहतर बनेगा। ये इनको भी बीच बीच में, तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी भी अंदाजा लगती रहेगी इस तरीके से। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है, अगर इसको हम देखें अलग अलग एलिमेंट के लिए इसमें बनाया गया है, ये अर्जिन है, तो यहां पर आपका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है H2, फिर इसी सेकेंड कॉलम में हाइड्रोजन का H3 है, मतलब ये इसमें 2 न्यूक्लियॉन्स हैं, इसमें 3 न्यूक्लियॉन्स हैं। इसके बाद लिथियम का 6 है और हीलियम का 4 है। इसको हम ऐसा दिखा दे रहे हैं कि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीसरे कॉलम में इसी के लिथियम को मैंने बना दिया है, लिथियम 6 है और नाइट्रोजन 14 और हीलियम यहां पर ये है He4, हीलियम का 4, और इसी के जस्ट यहां पर अगर आपको हीलियम 4 दिखा दे रहे हैं तो जस्ट इसके नीचे नाइट्रोजन 14, यहां पर नाइट्रोजन 14, और इन दोनों से थोड़ा सा अलग ये यहां पर आपका क्या है, ऑक्सीजन है, इस तरीके से। तो एक आपको ग्राफ का शेप दिखेगा कि ये यहां से इधर आता है, फिर ये लिथियम पे जाता है, हीलियम ऐसे, फिर ऐसे। तो ये बाइंड आप देख रहे हैं, जैसे छोटा न्यूक्लियस है तो कम स्टेबल है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, वैल्यू कम है। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू अलग अलग होती जा रही है, मास नंबर के साथ चेंज हो रही है। और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू क्या होगी, जितना ज्यादा होगी उसका क्या होगा, हाँ। और जैसे एक मॉडरेट न्यूक्लियस पे आते हैं तो ये लेवल इस तरीके से उठता है। आप इसमें देखेंगे कि इसमें बहुत उतार चढ़ाव है। उसके बाद फिर ये एक लेवल पे आयरन जहां पर है उसकी बाइंडिंग एनर्जी 50 से थोड़ा ज्यादा है, इस पे कहीं ये आयरन का जो 56 ये न्यूक्लियस है। उसके बाद एक कांस्टेंट बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे, और हायर मॉलिक्यूल की फिर यूरेनियम वगैरह की धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये जो चीज बनी हुई है आप देखेंगे, आयरन 56
ये सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 पॉइंट समथिंग की आती है। ठीक है, तो ये मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस हैवी होता जाता है, उस न्यूक्लियस के हैवी होने के साथ ही डिक्रीज करती है स्टेबिलिटी, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है पर न्यूक्लियन। और जैसे जैसे न्यूक्लियस छोटा होता है वो भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी कम होती है। तो एक मॉडरेट न्यूक्लियस की ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से स्टेबिलिटी भी उसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यही रीजन है कि जो छोटे न्यूक्लियस है वो फ्यूज करके बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं, ये रेगुलर चलता रहता है, आगे फ्यूजन में बताएंगे भी। और जो बड़े न्यूक्लियस हैं वो क्या करते हैं, स्प्लिट करके छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक करते रहते हैं टू गेन द स्टेबिलिटी। जिस इवेंट को हम रेडियो एक्टिविटी कहते भी हैं स्पॉन्टेनियसली, वो क्या करते हैं, ये ब्रेकडाउन और फ्यूजन कंटिन्यूअसली होता है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की बात हुई, इसको बना लीजिएगा अच्छे से, बुक में भी ये दिया हुआ है फिगर। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैंने इसके बारे में जो सबसे पहले आपको बताया था, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर होता है। और लगता किनके बीच है, एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये जो फोर्स होता है ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा। ये फोर्स नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। द नेचर ऑफ चार्ज चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। जो चार्ज पे डिपेंड करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और ये कोई भी किसी टाइप का सेंट्रल फोर्स नहीं होता। इट इज नॉट टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट लगता है। अगर हम सेंट्रल फोर्स के एग्जांपल की बात करें तो सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ओरिएंटेशन पे लगते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो आप देखते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट क्या होता है, सेंट्राइज जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। वो फोर्स आप देखते होंगे 1/r² पे ऐसे डिपेंड होता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, बोथ आर डिपेंडिंग लाइक दिस। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स का अगर एग्जांपल देखेंगे आप तो इसके एग्जांपल में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये सेंट्रल फोर्स होते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स किसी भी तरीके का सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। ठीक है, इट इज नॉट टाइप ऑफ सेंट्रल फोर्स, और ना ये कोई कोलम्बिक फोर्स है। ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की डिस्टेंस होती है।
अगर इसकी वैल्यू उससे ज्यादा होने लगती है तो ये क्या हो जाता है, इसका नेचर चेंज हो जाता है, ये अट्रैक्शन होता है और उनको अट्रैक्ट करता है। और एक लेवल से अंदर अगर आने लगती है वैल्यू फर्मी से और छोटी होने लगती है तो फिर ये रिपल्सन हो जाता है। और एक पर्टिकुलर रेंज में ये इसी वजह से न्यूक्लियस को बाउंड रख के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बनाए रखता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो एक टाइप का क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स है। न्यूक्लियस फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इस तरीके से होता है कि ये ऑर्डर जो इसका होता है, ऑर्डर का मतलब रेंज, जिस रेंज में ये फोर्स वर्क करता है ये तकरीबन 10⁻⁻15 मीटर, या इसी को फेंटो या फर्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेंटोमीटर, फेंटो या फर्मी बोलते हैं, एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये फोर्स जो होता है तकरीबन अगर 0.8 एफएम से इसकी वैल्यू बड़ी है, मतलब डिस्टेंस अगर न्यूक्लियस का आपस में सेपरेशन जो है वो इससे ज्यादा सेपरेट है तो ये अट्रैक्शन होगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ separation of nucleons is greater than 0.fm for me, then it will be nuclear force will be attraction, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। और अगर इससे ये वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है, अगर इससे ज्यादा है, 1 फर्मी है, तो ये बहुत अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर ये फॉल करने लगती है, इफ डिक्रीजिंग फ्रॉम द पॉइंट 8, तो ये रिपल्सन कम होने लगता है। इफ डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस या अमंग द न्यूक्लियस or decreasing from 0.8 forming, then it will become repulsion। तो ये रिपल्सन हो जाएगा। और इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस तरीके से नहीं होता है। और अगर वैसे मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फोर्स के बारे में बताती है, और जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो बिल्कुल सिमिलरली यहां भी वही होगा कि न्यूक्लियॉन्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि न्यूक्लियॉन्स किस फील्ड के अंदर हैं, न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर फील्ड के अंदर हैं, तो उनकी जैसे जैसे पोटेंशियल इनके बीच का क्या होगा, फोर्स अट्रैक्शन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी उस समय क्या होगी, कम से कम होगी। और जब फोर्स रिपल्सन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होंगे उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जब होगा तो एकदम जब मैक्सिमम पीक होगा अट्रैक्शन का, उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। और जिस समय क्या होगा अट्रैक्शन, रिपल्सन पीक लेवल पे होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, उस समय क्या होगी, अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा उस दौरान। समझ में आ रहा है, इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं।
तो न्यूक्लियर फोर्स में जो इनका पोटेंशियल एनर्जी का न्यूक्लियॉन्स के बीच खींची जाए और डिस्टेंस देखा जाए, तो जिस डिस्टेंस पे मैक्सिमम क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, हमने आपको बताया वहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन में पोटेंशियल एनर्जी आपको पढ़ाया है क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये नेचर का नियम है, ये नेचर्स लॉ है कि अगर फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इट विल बी नेगेटिव। और अगर फोर्स कैसा होगा, ये रिपल्सन होगा, ये आप हमेशा के लिए जानिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। और दूसरी चीज यहीं पर आपको और समझना है कि जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे फोर्स का अट्रैक्शन बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो वही यहां पर होता है कि जब अट्रैक्शन का मोड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत लो होगी, इवन नेगेटिव होगी, और ऐसी सिचुएशन में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी न्यूक्लियॉन्स की। तो अगर हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो 0.8 फर्मी के आसपास इसका जो मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है फोर्स का, और उस दौरान पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। और अगर उससे बढ़ाते हैं तो रिपल्सन की वैल्यू बढ़ेगी, उससे कम करते हैं तब भी रिपल्सन की वैल्यू क्या होगी, हाँ, और बढ़ाते हैं तो रेंज ऑफ फोर्स ही आउट हो जाता है। अगर आप ऐसा नहीं है कि रेंज में न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, उस रेंज से बाहर चले जाएंगे तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा 1 फर्मी के ऑर्डर से आप बाहर जाएंगे तब उस समय भी फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इवन 0 हो जाएगी। जैसे अगर हम एक ग्राफ से इसको ड्रा करें, इसको मिटा देते हैं, तो आप देखेंगे कि इधर हम आपको बाइंडिंग एनर्जी बना देते हैं, एनर्जी दिखाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और इधर ये आर डिस्टेंस, ये सेपरेशन है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। और इधर पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं, ये 0 पोटेंशियल एनर्जी का जोन है। इधर ऊपर हम 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिखा देते हैं और नीचे माइनस में दिखा देते हैं, ये -100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सब कुछ। तो जैसे जैसे ये एनर्जी अट्रैक्शन डिस्टेंस इनके बीच की क्या होती जाएगी, यहां पर हम मान लेते हैं कि 0.8 फर्मी दिखा देते हैं, और इधर ये वैल्यू बढ़ती है, इधर कम होती है। तो पहले ये नेचर एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि फोर्स रिपल्सन नेचर का होगा, और धीरे धीरे ये एनर्जी कम होती जाएगी, और इवन ये इस वाले डिस्टेंस पे मिनिमम होगी। किस वाले डिस्टेंस पे, 0.8 फर्मी वाले डिस्टेंस पे ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, बहुत आएगी, माइनस में आ जाएगी। और फिर जैसे आप वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ाते हैं इसकी, इस रेंज से, ये और नॉट से इसको लिख दे रहे हैं 0.8 फर्मी, ऐसा देखा गया है। ये माइनस में एनर्जी होगी, लगभग 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस की एनर्जी आ जाती है। और जैसे जैसे फिर से आप बढ़ाएंगे डिस्टेंस, तो वो लगभग 0 की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा न्यूक्लियर फोर्स, और इस तरीके से उसकी वैल्यू बहुत कम होती जाएगी। तो इस ग्राफ से भी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम मिनिमम कब होती है, या ये जो है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी का जोन है। ये भी बता रहे हैं कि ये क्या है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं इसे, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, या हम एक बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी का जोन है। यहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी न्यूक्लियॉन्स की।
बात आ रही समझ में? तो ये न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ये। इसके बाद इस टॉपिक में जो इस चैप्टर में जो टॉपिक है वो रेडियो एक्टिविटी है। तो रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा इमिशन है और उसके बाद फिशन और फ्यूजन दो रिएक्शन है। इतना इस चैप्टर में और बचा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो एक्टिविटी आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार के सिलेबस से हटा दी गई है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते चलेंगे, हल्का हल्का आपको बेसिक बता के फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा सिलेबस में नहीं है तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि होती क्या है। क्योंकि इवेंट के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको बिल्कुल छोड़ना भी अनुचित है कि ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जिनको आपको जानना चाहिए इन फ्यूचर, और इंटरमीडिएट में इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए था, तो आगे आप कुछ भी करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी अगर इसको नहीं जानते। तो थोड़ा थोड़ा हम बात करते हुए रेडियो एक्टिविटी की चलेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे तो रेडियो एक्टिविटी पढ़ाएंगे हल्का सा, अल्फा बीटा गामा मिथल, उसके बाद फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की बात करेंगे। क्लियर?